দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम यस। अच्छा देखो, आज हम लोग जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। ठीक है, इतने दिन हम लोगों ने जो है प्रोबेबिलिटी किया था एक बार, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है बाद में और एक बार रिवीजन होने का चांसेस मिल जाता है, बड़ा चैप्टर है तो वो हम पहले करवा दी। अच्छा, और वो और एक भी रीजन था क्योंकि हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो उससे रिलेटेड याद रह जाएगा, इसी वजह से मैंने पहले करवाया। बाकी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर यही वाला होता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है हम लोग का, ये देखो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल गुड मॉर्निंग अश्विनी। गुड मॉर्निंग मैम। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये पूरा बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसका रेलिवेंसी, सारी चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर वैसे तो मतलब थ्योरी क्या, देखो थियोरिटिकल बोलो या कैलकुलेटिव, ये मतलब इस तरीके से हमें सोचना भी नहीं चाहिए। देखो थ्योरी नहीं पता होता है तो प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाते, मतलब ये बेसिक है कि क्या है स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजों को हमें पता करना पड़ेगा। और चैप्टर से लगभग 8 मार्क्स तक आ जाता है हम लोग का, मतलब 8 मार्क्स इन द सेंस कि 1 मार्क वाला मतलब 8 क्वेश्चन आ सकता है, 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हमें इसे अच्छे से करना है। और ये वैसे भी हमारे स्टैटिस्टिक्स का मेन पार्ट ही है। अब देखो हम लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिखवाएंगे, क्योंकि देखो जो मैथ है हम लोग का, इसमें हमें इतने सारे डिटेल्स मिलेंगे। ठीक है, अब इतने सारी चीजों को हम करवाएंगे अपने हिसाब से जिस, ठीक है, तो जो लिखवाएंगे वो तुम लोग के लिए लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे भी हम जो भी लिखवाते तुम लोग को जरूर से लिखना चाहिए, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो फिर देखो प्रॉब्लम क्या होगा, हम बता देते हैं। जब एग्जाम टाइम में कुछ भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो क्या इतना बड़ा मैट में जितना थ्योरी है उसको पढ़ोगे या वहां से ढूंढोगे? हम जो लिखवा देंगे उतना पढ़ना इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं लिखना जरूरी है। फिर मतलब ढूंढोगे कि कहाँ है, नहीं मिल रहा है, ये तभी होगा अगर नहीं लिखते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथ। ठीक है, ये मैथ्स का ही एक ब्रांच है, मतलब मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच होता है स्टैटिस्टिक्स। वैसे स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जैसे क्या बोले, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं आंकड़े, है ना। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कुछ डेटा, किसी भी बारे में जब हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं तो बोलते हैं ये देखो हमें स्टैटिस्टिक्स मिला। जैसे तुम लोग खुद का एक स्टैटिस्टिक्स बना सकते हो कि 1 से लेके अभी तक, क्लास 1 से लेके अभी तक तुम लोगों का जो है रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स क्या रहा वो निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर मतलब मान लो कि हम लोग अगर अपने वेदर का स्टैटिस्टिक्स देखना चाहे इंडिया, हम लोग को ये देखना है कि जो रिपोर्ट वेदर है वो कैसे, कितना फ्लक्चुएट, पहले कैसा था फिर कैसा हुआ, तो इस पे भी हम लोग पूरा एक स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। या फिर कोई प्लेयर, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, ठीक है, उनका स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं कि उन्होंने कितने गेम, कितने मैच खेले। ठीक है, मतलब जैसे क्रिकेट के बारे में कितने 6 जो है उन्होंने खेले, या फिर कितने 4, या फिर कितने मैच खेले। ठीक है, ये सब, या फिर कितना जो बॉलर होते हैं उनके लिए होता है कि कितने विकेट लिए। तो ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स किसी भी बारे में हो सकता है, या फिर किसी 5 साल का रेन, मतलब रेन डेफिसिट देखो कि हमारा कितना रेन डेफिसिट है, कौन कौन से स्टेट में ओवर रेनिंग हुआ है, कहाँ पर रेन डेफिसिट है। ऐसा अगर तुम लोग देखोगे न्यूज़पेपर में रोज ही कुछ ना कुछ जो है स्टैटिस्टिक्स निकलते ही जाता है। ठीक है, कितने लोग कहाँ पर लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, हर एक स्टेट में या हर एक जगह पे कितने मतलब कितने मेल फीमेल जो है रेशियोज है। तो ये सब जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर देखो हम लोग इसको दो तरह से इसे पढ़ेंगे। एक हो जाता है हम लोग का सिंगुलर सेंस, ये देखो स्टैटिस्टिक्स जो है
इसको हम लोग दो सेंस में पढ़ेंगे। एक होता है सिंगुलर, ठीक है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ये अगर कर लेते हैं हम लोग तो कोई भी एमसीक्यू हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। मैंने पहले ही बोला 8 मार्क्स तक का यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस और यहाँ पर लिखेंगे प्लूरल सेंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में जो है पढ़ सकते हैं। सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सेंस का मतलब होता है कि एक स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक मेथड है जिसे हम लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए जब यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है हम लोग सिंगुलर सेंस में पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, ये देखो यहाँ पर लिख लो, साइंटिफिक मेथड that is used for collecting, analyzing, good morning Griff, Morning, ma'am. presenting डेटा, ठीक है। देखो सिंगुलर सेंस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को क्या बोल सकते हैं? सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड है जहां ये मेथड किस लिए यूज किया जाता है? ये मेथड को यूज किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी तुम लोग को बहुत सारा एग्जांपल दिया कि हम लोग क्या कैसा मतलब किसी भी बारे में हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वेदर रिपोर्ट हो सकता है, मेल फीमेल रेशियो हो सकता है, लिटरेसी इलिटरेसी रेशियोज के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्लेयर का हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो किसी एक प्लेयर का हम लोग जो है पूरा लाइफ उन्होंने जितना भी परफॉर्मेंस किया, लाइक जैसे धोनी मान लो या फिर सचिन तेंदुलकर को ले लो, तो हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या अपना परफॉर्मेंस रखा। तो पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उस डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग बोलते हो ना कभी स्कूल कॉलेज में जब प्रोजेक्ट बनाते हो, तो जैसे तुम लोग ये भी बना सकते हो कि तुम लोग के घर के सामने जो रोड है वहां पर डेली कितने व्हीकल्स जो है जाते हैं, कितने 4 व्हीलर्स जाते हैं, कितने 2 व्हीलर्स जाते हैं, इस तरीके का प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? तुम लोग को डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एनालाइज करना पड़ेगा। पहले तो डेटा कलेक्ट कर लिया कितना कितना गाड़ी जा रहा है, फिर एनालाइज करो कैटेगरी वाइज, ठीक है, 2 व्हीलर कितना है, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर। फिर उस डेटा को एक प्रेजेंट करने का तरीका होगा। जैसे उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे तुम लोग अकाउंट्स करते हो। हम एक बात बोल रहे हैं, ये क्या है? ये एक प्रेजेंटेशन है, टी शेप में कर रहे हो। वैसे जब हम लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं ना तो नॉर्मली टेबल फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर डेटा लिख लिया, या फिर और क्या हो सकता है? टेबल फॉर्मेट की जगह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू से, जो तुम लोग इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का अलग अलग प्रेजेंटेशन भी होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा का कलेक्शन और डेटा का प्रेजेंटेशन ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और डेटा का जो एनालिसिस है वो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं जहां पर हमें कैलकुलेटिव पार्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ कलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, वो सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है जिसे यूज किया जाता है डेटा को कलेक्ट, एनालाइज और प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे उसके बाद, यूज्ड टू ड्रॉ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। अब ये क्या है? इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन, ठीक है। तो हम लोग डेटा कलेक्ट कर लिए, डेटा को एनालाइज कर लिए, सही तरीके से प्रेजेंट कर लिए, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। जैसे मान लो किसी प्लेयर का ही डेटा कलेक्ट किया, चाहे फुटबॉल प्लेयर हो, हॉकी प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, जो भी हो, उनके रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालिसिस किया, फिर उसको प्रेजेंट किया, फिर कंक्लूजन में आ सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस पूरे लाइफ टाइम में कैसा रहा, ठीक है। कि उन्होंने ज्यादा 6 मारे या फिर ज्यादा चौका लगाया, या फिर उनका रन कितना है, ठीक है। मतलब वो बेस्ड कौन से वाले पार्ट में है, ये सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कंक्लूजन में आ सकते हैं जिसको बोला जाता है इन्फेरेंस, ठीक है। कंक्लूजन में आने का मतलब होता है इन्फेरेंस। अच्छा, इसके बाद देखो
नेक्स्ट लिखेंगे inferences means conclusion good morning sir Good morning, ma'am. inferences means conclusion reached on the basis of evidence and रीजनिंग। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंसेस का मतलब मैंने बता ही दिया कि वो कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन में हम लोग कैसे जा सकते हैं? थ्रू एविडेंस और रीजनिंग। ठीक है, जैसे मान लो कोई केस चल रहा है, वैसे भी देख सकते हो कोई केस चल रहा है, फिर हम लोग क्या मतलब तुम लोग कोई सीरियल वगैरह देखते हो या फिर कोई मूवी देखे हो, तो वहां पर देखो अगर कोई केस को लेके मूवी चल रहा है तो उसमें क्या होता है, कोर्ट में बोला जाता है ना एविडेंस कहाँ है कि आप ये बात कर रहे हैं। तो वही किसी भी चीज के कंक्लूजन तक जाने के लिए हमें एविडेंस और प्रॉपर रीजनिंग का जरूरत होता है। अगर हम लोगों को ये मिल जाता है तो हम लोग अपना इन्फ्रेंसेस यानी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स हम लोग का सिंगुलर सेंस में। और इसीलिए यहाँ पर एक चीज लिख लो, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगुलर सेंस में जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स को बोल सकते हैं एक ही लैंग्वेज में, ये एक प्रोसेस है और ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल जैसे एक प्रोसेस भी है और ये सब्जेक्ट भी है इन सिंगुलर सेंस। ठीक है, सिंगुलर सेंस में ये सब्जेक्ट और ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिर इन कंक्लूजन तक जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, और ये पूरा चीज जब एक ही जगह पे होते जाता है तो ये एक सब्जेक्ट भी बन गया। ठीक है, अच्छा अब प्लूरल सेंस पे देखो। अच्छा इस पे ना हम लोग एक एग्जांपल लिख सकते हैं, तो मेरा यहाँ तो जगह है नहीं, तुम लोग का जगह है तो इसके नीचे ही लिख दो, हम इधर लिखते हैं। एक काम करते हैं, इन पर लिखते हैं ना तो बेटर होगा, नहीं तो समझने में दिक्कत हो। ये प्लूरल को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तुम लोग का अगर जगह है तो तुम लोग मत हटाओ। ठीक है, तुम लोग का जगह है तो उसके नीचे लिख दो, मुझे जगह कम मिल रहा है इसीलिए। ठीक है, प्लूरल सेंस। और इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे, आफ्टर अप्लाइंग statistical method we have arrived at a conclusion that rainfall in last 5 years is reduced। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, तुम लोग और भी कुछ ले सकते हो। ठीक है, हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके और जो भी डेटा हमें मिला उससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि लास्ट 5 इयर्स में रेनफॉल जो है वो रिड्यूस किया है। ठीक है, अब ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है। प्रैक्टिकली अगर अभी का डेटा देखो तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में जो है वो डेफिसिट चल रहा है रेनफॉल का, बाकी मैक्सिमम जगह पे रेनफॉल हेवी हो चुका है। ठीक है, मतलब जहां पर इतना नहीं होता है। तो हम कोई करंट डेटा के बेसिस पे नहीं बोल रहे, नॉर्मली एक एग्जांपल लिया। तुम लोग कुछ और भी एग्जांपल चाहो तो ले सकते हो, जैसे तुम लोग बोल सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कोई भी तुम लोग मतलब एनालिसिस कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन तुम लोग का जरूर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का देखो क्या होता है। प्लूरल सेंस में यहाँ पर लिखेंगे डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव collected to do statistical analysis। देखो यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है,
ये इसका एग्जाम्पल है, पीछे जगह नहीं मिल रहा था इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो तुम लोग समझ रहे हो, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाता है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एनी डेटा कलेक्शन, ठीक है, एनी डेटा कलेक्शन। सिर्फ डेटा कलेक्शन को स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, स्टैटिस्टिक्स में प्लूरल सेंस में सिर्फ डेटा कलेक्शन को, स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में रीड करने का बात बोला जाता है, ठीक है। और सिंगुलर सेंस में होता है नॉट ओनली डेटा कलेक्शन बट एनालाइज एंड प्रेजेंटेशन, बट यहाँ पर ओनली कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। डेटा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जैसा भी हो, कलेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे बोला जाता है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। लेकिन डेटा कलेक्ट के साथ साथ अगर हम लोग एनालिसिस और प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क होता है, क्वांटिटेटिव मतलब जो हम लोग क्वांटिटी जैसे 1 2 3 4, ठीक है, दैट इज क्वांटिटी। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी का फीचर्स बताना, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये कोई क्वांटिटी नहीं हुआ। या फिर कोई बहुत बुरा है, मतलब जैसे गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, बैड ओर्स ओर्स्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, सिर्फ गुड बेटर का बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों को क्वालिटेटिव डेटा बोल सकते हैं। जैसे किसी का नेशनलिटी, ठीक है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, ठीक है, तो ये नेशनलिटी, ये भी क्वालिटी डेटा है, ठीक है। या फिर मान लो किसी का जेंडर, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो ये सब क्या होता है, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब सिर्फ गुड बेटर बेस्ट ऐसा नहीं बोल रहे हम, ये बोलना चाह रहे क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा कलेक्शन जो क्वांटिटी में नहीं कलेक्ट कर पा रहे, ठीक है। जैसे मान लो लोग लाइन पे लगे हुए हैं 10 15 लोग, हम लोग क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कौन किसका मतलब किसका नेशनलिटी क्या है, तो ये भी तो कलेक्शन ऑफ डेटा है। कोई हम लोग देख रहे हैं, कोई इंडियन है, कोई रशियन है, कोई जर्मन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा कलेक्ट करें, ये भी तो एक डेटा कलेक्शन हो रहा है, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। मतलब हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, मतलब क्या, मतलब उसको कुछ क्वांटिटी में नहीं डिफाइन कर पा रहे, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। बट स्टैटिस्टिक्स में हमेशा क्या करना है, क्वालिटेटिव डेटा कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, बट एनालिसिस करने के लिए जो टेक्निक टूल्स यूज होता है ना, जैसे तुम लोग एवरेज मेथड सुने होंगे, तो वैसे ही उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वालिटेटिव डेटा को एट लास्ट क्वांटिटेटिव में ही ट्रांसफर करना पड़ता है। बिना क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर किए हम लोग जो है इसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो कलेक्शन दोनों का परमिसिबल है, क्वालिटेटिव डेटा भी कर लो क्वांटिटेटिव भी कर लो, नो इश्यूज, बट एनालाइज करने के लिए क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। और ये कैसे करेंगे वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच statistics of this of this stadium chasing team wins मोस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखवा है मैंने, किसी एक स्टेडियम जहां पर मतलब गेम जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो बोल रहा है कि बेस्ड ऑन ए क्रिकेट मैच स्टैटिस्टिक्स ऑफ ए स्टेडियम, एक स्टेडियम है जहां पर क्रिकेट मैच खेला जाता है, तो बहुत सारे क्रिकेट मैच का उसी स्टेडियम में जो खेल, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेडियम में जितने सारे क्रिकेट मैच खेले गए उसको ध्यान में रखते हुए एक स्टैटिस्टिक्स देखा गया कि इस स्टेडियम में जब क्रिकेट मैच चलता है तो जो चेजिंग टीम होता है वही मैक्सिमम टाइम विनर होता है। ऐसा एक जो है स्टैटिस्टिक्स इन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया, सिर्फ डेटा को कलेक्ट किया हम लोगों ने, ये हो गया हम लोगों का प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स का दोनों तरीके से मतलब सिंगुलर सेंस प्लूरल। सिंगुलर में मतलब कलेक्शन, ठीक है, इसको तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो, कलेक्शन एनालाइज प्रेजेंटेशन, ऐसे करके भी याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मतलब सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन, कलेक्शन मतलब दो तरीके का डेटा, क्वालिटेटिव एज वेल एज
क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में ही एटलास ट्रांसफर करना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर एनालिसिस, कलेक्शन, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। और कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमें जो है एविडेंसेस और रीजन का बहुत जरूरत होता है। ठीक है, तो और ये कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स तुम लोग अपने मन से भी याद रख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल तो वहां लिखना नहीं पड़ेगा, जो एमसीक्यूज रहेगा उसको तुम लोग को समझ के जो है टिक करना है। तो ये सारी चीजों को समझ पाओगे तभी वहां पर टिक कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम जितना लिखवा रहे हैं वो लिखना जरूरी है, क्योंकि मैट में बहुत सारा चीज है और इसका आंसर तभी दे पाओगे अगर ये सारी चीजों को पता रहेगा, नहीं तो फिर मैट में ढूंढते रहना पड़ेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जीस्ट हो जाएगा, आधा से भी कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर वर्ड ओरिजिन। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज में आता है इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे ये देखो, लैटिन में, लैटिन वर्ड जो होता है, ठीक है, लैटिन जो लैंग्वेज होता है वहां पर स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है वो कुछ ऐसा है, स्टैटस। ठीक है, इटालियन लोग बोलते हैं, एक्चुअली क्या है ना, मतलब कुछ लड़ाई है, लड़ाई मतलब इन द सेंस, कोई बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम लोगों ने इन्वेंशन किया है, कोई बोलता है स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने इन्वेंशन किया, और उनके हिसाब से उनका वर्ड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जैसे इटालियन बोलते हैं कि ये है स्टैटिस्टा। ठीक है, स्टैटिस्टा। और जर्मन लोग बोलते हैं कि उनका इन्वेंशन है, और उनके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो इस तरीके से करते हैं, स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक। और यहाँ पर फ्रेंच, फ्रेंच लोग बोलते हैं कि उनका इन्वेंशन है और ये है स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड और उसका ओरिजिन। ठीक है, ये वर्ड ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन लिख दो इसके ऊपर, और ये लिख दो वर्ड। एक्चुअली ये एमसीक्यू में आता है। ठीक है, मतलब ये कहाँ से आया, तो तीन चार ऑप्शन रह जाएगा, तो उसके हिसाब से तुम लोग को टिक करना पड़ता है। जैसे स्टैटिस्टा लिख दिया और ये ऑप्शंस दे दिया, तो इटालियन में तुम लोग को जो है टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये देखो कैसे याद रखेंगे हम लोग, ये देखो, लैटिन इसका है स्टैटिस, ठीक है, इटालियन इसका है स्टैटिस्टा। ठीक है, जर्मन इनका है स्टैटिस्टिक, और फ्रेंच इनका है स्टैटिस्टिक, लेकिन ये है QUE स्पेलिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गो थ्रू करोगे तो आई होप कि याद हो जाएगा, एमसीक्यू के लिए जरूरत है इसीलिए मैंने लिखवा दिया। अच्छा, अब ये हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये सब इनका, जैसे फ्रेंच वालों का जो है कहना है कि ये इनका इन्वेंशन है। ठीक है, ऐसे जर्मन वालों का ऐसा, और ये उनका रिलेटेड वर्ड है, जहां पर जो स्पेलिंग वर्ड चलता है उस हिसाब से। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पब्लिकेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का बुक्स जो है, सबसे पहले इंडिया में जो चाणक्य है, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, कौटिल्य या फिर चाणक्य बोलते हैं। ठीक है, कौटिल्य का बुक आया। ठीक है, कौटिल्य का जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, पता होगा तुम लोग को। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, या फिर तुम लोग जब क्या बोलते हैं उसे, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तब भी शायद आ सकता है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य, उनका जो बुक है अर्थशास्त्र, इसमें जो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखा। ठीक है, अच्छा अब ये जो हम बोल रहे हैं अर्थशास्त्र, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने जो बुक आया था ना स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, इसमें क्या रिकॉर्ड था, ये अर्थशास्त्र में मेनली क्या रिकॉर्ड था। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड था, रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ऑफ, ऐसे लिख देते हैं जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीज थे, लेकिन बर्थ और डेथ का जो है रिकॉर्ड था कि कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों का डेथ हुआ। और एक चीज भी रिकॉर्ड, ये कब रिकॉर्ड हुआ था वो भी लिख देते हैं, 4th सेंचुरी
BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये मतलब पॉइंट्स के जैसे, मतलब इसको हम कैसे बोले, इसको तुम लोग पॉइंट की तरह याद रखना, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र इंडिया में सबसे पहले, यहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का यूज देखा। पॉइंट 2 में यहाँ पर ऑन दैट मोमेंट कितने लोगों का डेथ हुआ, बर्थ हुआ, उसका रिकॉर्डिंग है। और थर्ड नंबर पॉइंट में ये 4th सेंचुरी BC में आया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स हमें दिखने, स्टैटिस्टिक्स और एक जगह पे हमें दिखा, ठीक है। वो है अबू फैजल। अबू फैजल ने लिखा था, जैसे चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, अबू फैजल ने लिखा था एनी अकबरी। यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ था, ठीक है। इस बुक में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ था। और इसमें किस बात के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ था, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑन दैट मोमेंट क्या एग्रीकल्चरल सिस्टम था, सिस्टम नहीं, बेसिकली बोल सकते कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो ऑल अबाउट डेटा होता है, तो सारे डेटा कलेक्टेड हुए होंगे, उसमें प्रेजेंटेशन एनालिसिस सारे चीज किए गए होंगे। तो बस इतना याद रखो कि अबू फैजल का जो बुक का नाम था एनी अकबरी था, ठीक है। वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स का यूज देखा गया था रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। और कौटिल्य का जो बुक था वह अर्थशास्त्र, वहां भी स्टैटिस्टिक्स का यूज देखा गया था। किस बारे में, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। लोगों का कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों का डेथ हो रहा है। और ये 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट जो है ये हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेंसस कहाँ हुआ था। ये सब क्यों लिखवा रहे हैं हम बताते, देखो स्टैटिस्टिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये MCQs में आ जाता है इसलिए हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखो फर्स्ट सेंसस कहाँ हुआ था। सेंसस का मतलब पता है कि एक मतलब देश में कितने लोग हैं, ठीक है। इसका जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब पॉपुलेशन का काउंटिंग करने को बोला जाता है सेंसस। फर्स्ट टाइम सेंसस जो है वो इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था, इजिप्ट में हुआ था फर्स्ट टाइम 300 BC टू 2000 BC, ठीक है। इजिप्ट में हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट सेंसस इजिप्ट में हुआ था। अभी तो हर जगह होता है, ठीक है, हर देश में होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम इजिप्ट में हुआ था। तो ये कुछ हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसा MCQs में जब MCQ करेंगे ना, मतलब जब हम लोग जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो देखना ये सारे चीजों का यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब एग्जाम में क्या आएगा वो तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब इसी में से आएगा वो हम बोल सकते हैं, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए काफी है, ठीक है। बाकी कुछ हमें दिमाग का भी यूज करना पड़ता है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, देखो वैसे तो स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन हर जगह पे है। जैसे अगर तुम लोग कोई लैपटॉप ही आज खरीदने जाते हो तो उसमें भी तुम लोग स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो। कैसे, जैसे अगर आज के डेट पे तुम लोग गूगल में जाओगे तो बहुत सारे कंपेयरिंग जो है साइट मिल जाते हैं, जहां पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मान लो कुछ तो सिलेक्शन होगा तुम लोग का कि हमें ये वाला लैपटॉप लेना है, ठीक है। ये कंपनी का, जैसे मान लो तुम लोगों ने सोचा लेनेवो लेंगे या फिर HP लेंगे, इस तरीके से कुछ सोच रखा है, ठीक है। तो उसमें तुम लोग कंपेयर करोगे अपने बजट के हिसाब से कि कौन सा जो है लैपटॉप का स्क्रीन देखा जाता है, रिजोल्यूशन देखा जाता है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है कि हार्ड डिस्क क्या है, ठीक है। और किस तरीके का क्या यूज हो रहा है, ठीक है। गेमिंग लैपटॉप लेना है, क्या लेना है, तो ये सारी चीजों का जो है जैसे राइजन होता है, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर जो होता है, ये सारी चीजों, बहुत सारी चीजों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। या फिर तुम लोग एक मोबाइल लेने जाओगे तो भी कंपेयर कर सकते हो। तो जब कंपेयर कर रहे हो कि किसका क्या मतलब अवेलेबिलिटी है नहीं है, फिर उसका डेटा कलेक्ट करो, फिर एक कंक्लूजन में पहुंच रहे हो, तो ये भी तो स्टैटिस्टिक्स ही हुआ ना। पहले डेटा कलेक्ट कर लिए कि तुम लोगों का 10 मोबाइल जो है, तुम लोग सोच रहे हो ये 10 मोबाइल में से कोई एक मुझे लेना है। अब वो 10 मोबाइल के रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर, 10 या 5 जो भी मान लो, ठीक है, डेटा कलेक्ट करोगे, फिर एनालाइज करोगे कि तुम लोग के बजट के हिसाब से कौन सा सूटेबल होगा, ठीक है। और कौन सा किस तरीके का चीज चाहिए, पर्पस क्या है, बजट क्या है, दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ एक एनालिसिस तक आ जाओगे, ठीक है। फिर सोचोगे कि कौन सा लेना है। तो ये भी हम लोग का स्टैटिस्टिक्स ही हुआ ना। अब एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर हमें मेन 3 चीजों के ऊपर पढ़ना है। पहला है इकोनॉमिक्स, ठीक है।
ये देखो, इकोनॉमिक्स तो तुम लोग पढ़ते ही हो एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। वहां पर देखना कि जो तुम लोग चैप्टर पढ़ते हो लाइक डिमांड, सप्लाई, ठीक है, ये सारी जगह पे जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज है। स्टैटिस्टिक्स डेटा रहता है ना, इतना डिमांड है फिर सप्लाई ऐसा है, ठीक है। तो डिमांड जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग का सप्लाई क्या होगा, प्राइस क्या होगा, ये सारी चीजों को हम लोग स्टैटिस्टिक्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से बताते हैं, डेटा कलेक्ट करके बताते हैं, डेटा एनालिसिस करके बताते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में तो है ही है। नेक्स्ट किस में हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट। और उसके बाद है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री, ठीक है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्री। अब हम लोग इसके नीचे नीचे लिख लेंगे कि यूज कैसा कैसा है। जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज करते हैं। टाइम सीरीज बताते हैं क्या होता है। टाइम सीरीज, इंडेक्स, डिमांड, इकोनोमेट्रिसिस, इकोनोमेट्रिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस, एटसेट्रा बताते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में हम लोग कैसे करके स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस करके। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, जैसे कि मान लो हम लोगों को किसी मार्केट में जो शेयर बिकता है, ठीक है, हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का जो है शेयर का एनालिसिस करना है लास्ट 10 ईयर्स का, ठीक है। नाम सुन के पता चलेगा टाइम सीरीज, ठीक है, मतलब टाइम बेसिस पे अगर हम लोग कोई चीज का एनालिसिस करना चाहते हैं, या फिर किसी कंपनी का लास्ट 10 साल का प्रॉफिट देखना है, या फिर परफॉर्मेंस देखना है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिकल बात हो गया ना। तो हम लोग जब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का कैसे यूज करेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब ये देखो, जैसे हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर, जैसे मान लो अदानी का शेयर देखते हैं। देखो अदानी, ये रहा ठीक है, इनका शेयर देखो। अगर हम लोग लास्ट 1 ईयर का देखना चाहिए, ये देखो इनका शेयर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, फिर थोड़ा गिरने लगा, फिर अभी थोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस हो रहा है इसे हम लोग बोल सकते हैं, ये जैसे 1 साल का, अगर हम लोग 5 साल का देखें तो इसे बोला जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, जब हम लोग टाइम वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। इंडेक्स जो है तुम लोग का एक टॉपिक है, इंडेक्स नंबर, वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का मतलब जीने का खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। वो भी मैंने प्रैक्टिकली दिखाया, जिन लोग का चैप्टर हुआ है, जिन्होंने किया है, वहां पर मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे करके हम लोग इंडेक्स नंबर देख के मतलब ये पता कर सकते हैं कि 1990 में क्या था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और अभी क्या है। ये सारी चीजों को हम लोग जो रिकॉर्डेड है, मैंने दिखाया था तुम लोग को, रिकॉर्डेड है, तो वो क्या होता है, वो भी इकोनॉमिकल यूज हो गया, ठीक है। डिमांड, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये चीजों के लिए, ठीक है। और इसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग ये करते हैं कि दो वेरिएबल्स, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मेरा सेल बहुत अच्छा चल रहा है तो हम एडवर्टाइजमेंट को कम कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर देंगे। सेल अगर मेरा उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो सेल को बूस्ट करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ा देंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये दोनों चीज, ठीक है। तो ये कब कितना कम या ज्यादा करना है वो हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी इकोनॉमिकल बात हो गया। तो वही चीज हो गया, इकोनॉमिक्स में कैसे करके हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस मैनेजमेंट में देखो, बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम लोग किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। हम लोग बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज करते हुए। तो यहाँ पर लिखते हैं बिजनेस डिसीजन, बिजनेस डिसीजंस rely upon quantitative technique, ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक
पे बिजनेस डिसीजन रिलाई करता है। मतलब क्वांटिटी मतलब तो नंबर ना, जैसे मान लो कि प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, पहले 10% हुआ किसी एक बिजनेस का, ठीक है, फिर 15% हुआ, फिर मान लो 19% हुआ, तो ये क्वांटिटेटिव जो है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव तरीके से कि कितना हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट जो है मतलब ग्रोइंग है कि फिर डाउन है। जैसे ये दिख रहा है ग्रोइंग है, तो हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस बिजनेस में और भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो किसी एक बिजनेस का 2-3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसमें देख रहे हैं कि प्रॉफिट कम हो जा रहा है, ठीक है, इसमें मीडियम है, तो हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है, डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें ओपन रखना है, कौन सा नहीं रखना है, या फिर कौन सा ब्रांच ओपन रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग का क्या हो गया, बिजनेस डिसीजन लेना, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए हम लोग अपना बिजनेस डिसीजन भी ले सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें आगे मैन्युफैक्चर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो हम लोग सर्वे कर सकते हैं कि लोगों को जो है, जैसे मान लो मोबाइल फोन ऑलरेडी मार्केट में है, ठीक है, हम लोग कोई नया फीचर्स वाला मोबाइल फोन ला रहे हैं, तो फिर लोगों को जाके सर्वे करेंगे ना पहले कि लोगों को क्या क्या फीचर्स चाहिए, मतलब जिसके पास जो भी मोबाइल है हम लोग इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपके मोबाइल पे ये और भी क्या फीचर्स एडेड होने से आपको अच्छा लगता, या फिर आपका बजट, मतलब नॉर्मली ज्यादातर लोगों का हम लोग देख सकते हैं, उनसे बजट भी पूछ सकते हैं, फिर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोग कितने रेंज के अंदर मोबाइल लेने के लिए केपेबल है। तो हम लोग उस तरीके का प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट ज्यादा सेलेबल होगा। तो मतलब बहुत सारे तरीके का बिजनेस डिसीजन लेने के लिए जो है हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस केस में हो सकता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, हमें अपने बिजनेस का कौन सा जो है डिपार्टमेंट ओपन रखना चाहिए, कौन सा बंद कर देना चाहिए, इस तरीके का डिसीजन जो है हम लोग लेने के लिए बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका हो सकता है, जिसमें से मैंने 1-2 एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल यूज क्या होगा स्टैटिस्टिक्स में, जैसे हम लोग अपने एम्प्लॉय लोगों को देते हैं सैलरी, ठीक है, या फिर हम लोग कहीं से कुछ परचेज करते हैं बेचने के लिए, लाइक हम लोग फिनिश गुड्स परचेज कर सकते हैं बेचने के लिए, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, फिर उससे फिनिश गुड्स बना के जो है सेल कर सकते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, रॉ मटेरियल ऐसे लिखते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, wages etc are analysis are analyzed एक सेकेंड, लैंग्वेज क्या होगा यहाँ पर, तो इसमें लिखते हैं सैलरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, वेजेस एटसेट्रा आर एनालिसिस एंड एनालाइज्ड, ऐसे लिखते हैं, आर एनालाइज्ड एंड डिसीजन एंड पॉलिसी टेकन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा, ये देखो इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग इकोनॉमिक्स में किस तरह से स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग बिजनेस में कैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं डिसीजन वगैरह लेने के लिए। अब कॉमर्शियली या फिर इंडस्ट्री में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग कैसे सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किस तरीके से हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसका डेटा कलेक्शन। तो देखो जैसे हम लोग जो है सैलरी इंप्लॉय लोगों को दे रहे हैं, क्या हम लोग जिनको सैलरी दे रहे हैं कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे कि स्किल्ड लोगों से अनस्किल्ड वाला काम करवा रहे हैं, अनस्किल्ड लोगों से स्किल्ड वाला काम करवा रहे हैं, तो हम लोग का काम सही नहीं बनेगा। मान लो कि एक को कंप्यूटर चलाना आता है, हम लोग उनको फिजिकल वर्क करवा रहे हैं, और जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता उनको कंप्यूटर में बैठा दिया, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमें सही आउटपुट नहीं देता है। तो ये सारी चीजों को भी तो हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो हम लोग सैलरी जो दे रहे हैं तो वो तो लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से देना चाहिए, तो सैलरी क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, हम लोग रॉ मटेरियल जो परचेस करें वो सही क्रेडिटर से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो मतलब कैसे एनालिसिस करेंगे कि ये मुझसे 50 रुपए पर किलो ले रहा है, वो बोल रहा है 55 रुपए पर किलो, वो बोल रहा है 45 रुपए पर किलो, तो हमें ये सब डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, मार्केट में जाके सर्वे करना पड़ेगा रॉ मटेरियल खरीदने के पहले,
कि कौन सा क्रेडिटर हमें सस्ते में अच्छा वाला रॉ मटेरियल देगा, तो ये सब एनालिसिस करना पड़ता है ना। या फिर मान लो हम लोग जो फिनिश गुड्स बेच रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड क्या है, कहीं हम लोग ऐसा कुछ प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं जो मार्केट में सेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। वेजेस क्या दे रहे हैं, ठीक है, ये सब हमें एनालिसिस करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी लेना पड़ता है। क्या सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, लोग जो है काम से छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है, मतलब वर्कर टिक नहीं रहे, क्यों नहीं टिक रहे, हो सकता है कि हम लोग प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे, करेगा, वर्कर चले जा रहे हैं, वो तो रीजन तो कुछ और होगा, रीजन तो और जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, मतलब वर्कर को काम का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है, जो कि क्वालिटेटिव इश्यूज हो जाएगा। और जो क्वांटिटेटिव है, मतलब हो सकता है उनको सैलरी वगैरह कम, लेकिन उसके लिए भी तो हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, कि हमें पता करना पड़ेगा कि पूरे महीने में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, ठीक है, हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं सही जगह से खरीद रहे हैं कि नहीं। तो इसमें देखो हमें डिसीजन लेने में, पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसीज लेने में, क्या हमें फिनिश गुड्स में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जो स्टॉक बना के हम लोग बेच रहे हैं क्यों नहीं बिक रहा है मार्केट में, क्या उसका क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है, क्या प्रोडक्ट महंगा हो रहा है या क्वालिटी इशू है। तो ये सारी चीजों के लिए भी तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, या फिर कौन से पर्टिकुलर जगह पे ये महंगा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जगह है जहां पर मान लो थोड़ा महंगा चीज बिक जाता है, कुछ पर्टिकुलर जगह है जहां पर थोड़ा भी महंगा चीज नहीं बिक पाता है। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करके डिसीजन लेके उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लेना पड़ता है, तभी जाके हम लोग बिजनेस को आगे रन करवा सकेंगे। मतलब कॉमर्शियल या इंडस्ट्री का डिसीजन लेने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा, बिजनेस को मैनेज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा, ठीक है, इकोनॉमिकली कुछ जो है आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा। मतलब स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन हर जगह पे है, लेकिन मेनली हमें ये 3 जगह पे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर लिमिटेशन। अब लिमिटेशन भी है, ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन क्या है, पहला रेलिवेंट और एग्रीगेट डेटा एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डेटा के लिए स्टैटिस्टिक्स फेलियर है, बट जो है एग्रीगेट डेटा के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो काम में आता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे देखो अगर हम लोग को निकालने बोले एवरेज ऑफ 2, 5 और 1, ठीक है 2, 5 और ये कर लेते हैं 7, ठीक है, चलो ये मैंने लिख दिया 7, इसका हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों को मैंने अभी एवरेज सिखाया नहीं, लेकिन बचपन से तुम लोगों ने एवरेज तो सीखा होगा, 2 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा। एवरेज का मतलब ये सारे डेटा को ऐड कर देना, जितने सारे डेटा रहेंगे डिवाइडेड बाई उतना कर देना, तो ये हो गया 14, ठीक है, इसको 8 कर लेते हैं तो ये 15 होगा, तो मुझे आंसर निकालने में आसानी है। चलो ये 15 कर लेते, 15/3 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। तो इसका एवरेज निकल गया, मतलब ये तीनों डेटा का एवरेज क्या है, 5 है। जैसे तुम लोग के रिजल्ट में तुम लोग एवरेज ही निकालते हो, जो भी मार्क्स आया, जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं, चलो अकाउंट्स मैथ स्टैट, हाँ मैथ्स एंड स्टैट, हो सकता है मैथ स्टैट नहीं था तुम लोगों का 12 में, हम जस्ट एक बात बोल रहे हैं, अकाउंट्स मैथ स्टैट और मान लो लॉ, ठीक है, इसमें मान लो मिल गया 80 फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, रैंडमली ऐसे ही लिख रहे हैं, मान लो इसमें मिल गया 70 और इसमें मिल गया मान लो जो है 75, ठीक है। अब तीनों चीजों को ऐड करके तुम लोग बताओगे कि तुम लोग का रिजल्ट, तुम लोग को एक वर्ड में, मतलब सॉरी एक डेटा में तुम लोग का अपना जो है रिजल्ट को एक्सप्लेन करना है। तो तुम लोग कैसे करोगे, तुम लोग ये नहीं बोलोगे कि इंडिविजुअली, कोई अगर पूछे इंडिविजुअली नहीं बोलो, कितना % नंबर मिला है, तो तुम लोग कैसे बोलोगे, इस तरीके से बोलोगे डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 75% मिला है, तो दैट इज एवरेज। जब ऐसे लिख रहे हो 75%, इसको कैलकुलेट करके अगर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में होगा, तो 75% जो नंबर मिला है ये हम लोग का एवरेज हो गया। वैसे ही ये तीनों डेटा का एवरेज निकल के आ गया, तो ये रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट, इसको एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेट में कितना मिला मतलब ओवरऑल, तो ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दे कि एवरेज ऑफ
7, ठीक है, एवरेज ऑफ 7 निकालो, तो ये हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स का जो भी मेथड्स है, जैसे कि एवरेज, ये देखा तुम लोगों ने, मीन, जिसको मीन बोलते हैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, एक्चुअली एवरेज को मीन बोला जाता है, ठीक है। तो मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, बहुत सारी टेक्निक होते हैं स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस करने के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स का जो एनालिसिस करने का टूल टेक्निक्स है वो मोर देन वन डेटा के लिए रेलिवेंट है, इंडिविजुअल डेटा के लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर हमें एवरेज निकालने बोले या इसका मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकालने के लिए बोले तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स मतलब मोर देन वन डेटा, एटलीस्ट मोर देन वन डेटा के लिए जो है रिलीवेंट है, एनालिसिस दे पाता है, एक इंडिविजुअल डेटा पे ये कभी एनालिसिस नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। फिर भी यूज बहुत ज्यादा है, लिमिटेशन हो सकता है 2-3 लिमिटेशंस है, यूज बहुत ज्यादा है, तो स्टैटिस्टिक्स को काफी जगह पे यूज किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर और एक लिमिटेशन यहाँ पर लिखेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा कैन ओनली बी यूज्ड, however for qualitative data it needs to be quantitative, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, क्वालिटेटिव डेटा कैन ओनली बी यूज्ड, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कुछ भी क्वांटिटी में अगर दिया हुआ रहे, चाहे मैटर जो भी हो, मतलब क्वांटिटी में डेटा दिया हुआ होना चाहिए। जैसे रेनफॉल हमें क्वांटिटी में दिया हुआ होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर हमें क्वांटिटी में दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि लास्ट 7 दिनों का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एनालिसिस करें, अगर क्वांटिटेटिव होगा तो स्टैटिस्टिक्स उस पर बहुत इजीली वर्क कर पाता है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव डेटा होगा, जैसे मैंने बोला ये डेटा होगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि किसी का जेंडर, कितने मेल है कितने फीमेल है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिर क्वांटिटी में ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, इस तरीके से। ये मतलब सिर्फ जेंडर को लिख के कोई फायदा नहीं, उसका फिर क्वांटिटी में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। कितने अगर हम लोग नेशनलिटी देख रहे हैं तो कितने इंडियन है, कितने अमेरिकन है, कितने चाइनीज है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, पहले तो पूछ लेते हैं आपका नेशनलिटी बताइए, तो उस हिसाब से लिख लेते हैं, नाम के आगे मान लो नेशनलिटी लिख ले, फिर उसे क्वांटिटी में ट्रांसफर करना है, तभी कुछ हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए तो स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली काम कर पाता है, बट क्वालिटेटिव डेटा के लिए नहीं कर पाता है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, इसको हम लोग क्वालिटेटिव को हम लोग क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करके हम लोग डेटा का एनालिसिस जो है कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर देखोगे, जैसे गाना आता है, ठीक है, रेडियो जो होता है, रेडियो वगैरह में जो गाना आता है उसमें देखोगे कि चैनल होता है ना अलग अलग, ठीक है, एफएम जो है, ठीक है, तो अलग अलग चैनल होता है। तो वहां पर गाना जो है रैंकिंग के हिसाब से आता है कि इस हफ्ते का रैंक 1 वाला जो गाना है ये है, सेकंड ये है, या फिर ऐसे 10 नंबर से काउंट होता है, ये 10 नंबर पोजीशन पे है, फिर 9, 8, 7, 6, ठीक है। तो ये गाना क्या है, गाना लोगों को बहुत पसंद आया, गाना का तो कोई लोग कोई रैंक नहीं दे सकते। गाना किसी को पूछा जाए कि आपको ये गाना पसंद है, तो वो थोड़ी ना बोलेगा मुझे पसंद नहीं है तो 1, पसंद है तो 10, ऐसा नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर नहीं अच्छा लगा, या फिर ठीक ठाक लगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ठीक है। अब ये एक सर्वे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गाना लोगों ने ज्यादा सुना, ज्यादा पसंद किया, उसके हिसाब से हम लोग उसका रैंकिंग कर सकते हैं, और फिर चैनल पे जो है उसे प्ले कर सकते हैं कि इस वीक का जो है 5th नंबर सॉन्ग ये है, 4th नंबर सॉन्ग ये है, इस तरीके से किया जाता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं एग्जांपल कि क्वालिटेटिव डेटा जो कलेक्ट किया हम लोगों ने, कि गाना बहुत पसंद आया कि कम पसंद आया, या फिर एकदम ही नहीं पसंद आया, उसके बेसिस पे जो है हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। ये बहुत या कम के बेसिस पे नहीं। उसके बाद अगर हमें इसको एक एनालिसिस फॉर्म में लाना है तो फिर उस पर 1, 2, 3 करके रैंकिंग ही हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट होता है कि लोगों को बहुत पसंद आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव डेटा तो डायरेक्टली वर्क करता है, बट क्वालिटेटिव को हमें क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन आर बेस्ड ऑन conditions
or assumptions and any change in that will change projection. प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्यूचर फोरकास्टिंग, ठीक है। ये जो वर्ड प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन, म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट हो गया है। प्रोजेक्शन जो है इसका मीनिंग होता है फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग। तो फ्यूचर फोरकास्टिंग जब हम लोग करेंगे, फ्यूचर फोरकास्टिंग ऑफ, ठीक है, फ्यूचर फोरकास्टिंग ही लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन कंडीशन एंड एजम्पशन। अगर हम लोग कोई फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं तो वो किसी बेसिस पे ही करेंगे, ठीक है, किसी कंडीशंस या बेसिस पे ही करेंगे। एंड एनी चेंज इन दैट विल चेंज, जो है प्रोजेक्शन चेंज कर सकता है। अगर हम लोगों का एजम्पशन, ठीक है, या कंडीशंस जिसके ऊपर बेसिस करके हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया था, अगर यही चेंज हो जाता है तो हम लोग का प्रोजेक्शन भी चेंज हो सकता है। जैसे कि देखो, अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, और हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे का जरूरत है, मतलब बिजनेस में हम लोगों ने नया प्रोजेक्ट ऐड ऑन किया है, मान लो नया कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बैंक के पास जा सकते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने बैंक के पास अप्लाई किया लोन के लिए, ठीक है। तो बैंक हमें क्या बोलेगा? बैंक सबसे पहले बोलेगा लोन देंगे, आप अपना एक प्रोजेक्टेड पीएल बना के दो, ठीक है, प्रोजेक्टेड जो है पीएल बना के दो, या एनालिसिस पूरा दो कि आपका ये जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो या बना रहे हो, जो भी है, तो इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप अगर कमा नहीं पाओगे तो मेरा लोन का ईएमआई कैसे भरोगे, ठीक है, और मेरा लोन रीपे भी फ्यूचर में कैसे करोगे। तो बैंक तभी लोन देगा ना अगर उसे लगेगा कि हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट करने पे मार्केट पे चलेगा, लोग कमा सकते हैं, तभी ना वो लोन देगा। तो वो बोलेगा प्रोजेक्टेड पीएल बना के दो, क्योंकि अभी तक तो लॉन्च हुआ नहीं है प्रोजेक्ट, ठीक है, अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, हमें पैसे का जरूरत है। हम लोग बैंक में चले गए, बोले ये देखो हम लोग ये वाला काम करने चाहते हैं, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। तो बैंक बोलेगा आप पूरा एक प्रोजेक्ट बना के लेके आओ, या फिर बोल सकता है प्रोजेक्टेड पीएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, अलग अलग चीज बनाने के लिए बोल सकता है, जिसके बेसिस पे बैंक डिसीजन लेगा कि बैंक को इस पर्सन को लोन देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो दैट इज प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन आर बेस्ड ऑन कंडीशन एंड एजम्पशन। तो उन्होंने जो प्रोजेक्टेड पीएल बनाया होगा वो उस प्रोडक्ट के कंडीशन या एजम्पशन पे ही बनाया होगा। मतलब पहले उन्होंने क्या किया होगा, सर्वे वगैरह किया होगा कि अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो लोगों का मार्केट डिमांड क्या है, कितने लोग खरीदेंगे, ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, हम लोग उस बेसिस पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, लोग लेंगे। इस तरीके का कंडीशन एजम्पशंस पे ही उन्होंने जो है अपना प्रोजेक्टेड पीएल बनाया होगा, ठीक है। और बाय चांस अगर जो कंडीशंस या एजम्पशन सोच के उन्होंने ये प्रोजेक्टेड पीएल बनाया था, अगर यही चेंज हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन ही चेंज हो जाएगा। मतलब हो सकता है उन्होंने जो कंडीशन और एजम्पशन सोचा था उसके बेसिस पे उनको प्रॉफिट दिखा, बट हो सकता है वो कंडीशन एजम्पशन नहीं रहे, तो फिर उनका जो प्रोजेक्टेड पीएल बना वो लॉस में भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब हो सकता है कि ऑन दैट मोमेंट जो सर्वे हुआ उससे एक पॉजिटिव जो है कंक्लूजन निकल के आया था, तो उन्होंने प्रॉफिट दिखाया, बैंक ने भी लोन दिया। लेकिन हो सकता है बाद में जाके वो प्रोडक्ट चला नहीं, कुछ और आ गया, ठीक है, कुछ और वेरिएशंस आ गया, तो फिर हो सकता है कि उन्होंने जो फ्यूचर देखा था कि इसमें मेरा प्रॉफिट होगा, उसमें लॉस हो गया। तो अगर हम लोग कुछ फ्यूचर बेसिस पे डेटा बना के उसका प्रेजेंटेशन करके उस बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हैं, तो अगर मेरा बेसिस ही चेंज हो जाता है तो हो सकता है मेरा प्रोजेक्टेड जो मतलब फोरकास्ट था वही चेंज हो गया, हो सकता है जो प्रॉफिट दिख रहा था वो लॉस हो गया। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स का 3 लिमिटेशंस है, ठीक है, 3 और एक भी है वो भी बताते हैं। देखो 4th नंबर और एक क्या है, सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन आर यूज्ड। improper sampling leads to
इम्प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग कंक्लूजन सैम्पलिंग के थ्रू से भी लेते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग के थ्रू से कंक्लूजन लेने का मतलब है, अच्छा देखो, सैम्पलिंग के थ्रू से कंक्लूजन लेने का मतलब है जैसे कुछ सर्वे करना है हमें, ठीक है। तो क्या हम लोग किसी भी मैटर पे अगर सर्वे करना है तो क्या हम लोग, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? चलो भी तो नहीं है। अच्छा देखो, अगर हम लोगों को, ये क्या, हम कुछ बोलने से ही क्यों ऐसा हो रहा है? एक मिनट, देखते हैं फिर से ट्राई करके, पता नहीं क्यों आवाज हो रहा है। ठीक है देखो, बोल रहा है कि सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन, अगर हम लोग कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं किसी कलेक्टेड डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन के बाद, अगर वो सैम्पलिंग बेस्ड है, सैम्पलिंग बेस्ड का मतलब होता है कुछ सैंपल के ऊपर हम लोगों ने डिसीजन लिया है, ठीक है। आर यूज्ड इम्प्रॉपर सैम्पलिंग लीड्स टू इम्प्रॉपर रिजल्ट, हो सकता है कि हम लोगों ने अगर इम्प्रॉपर सैम्पलिंग किया है तो हमारा रिजल्ट इम्प्रॉपर हो सकता है। अच्छा अब ये है क्या, सैम्पलिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अगर हमें सर्वे करना है किसी चीजों पे, तो क्या हम लोग डोर टू डोर सर्वे होता है, लेकिन देश के हर एक लोगों के पास जाके हम लोग सर्वे नहीं कर सकते, बात समझो। हम लोग देश के हर एक लोगों के पास जाके तो सर्वे नहीं कर सकते, हमें अपने अपने एरिया में सर्वे करना होगा। जैसे कि मान लो कि अगर हमें, एक मिनट, अच्छा देखो, जैसे मान लो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, तो क्या सारे लोगों को हम लोग कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपना एक पर्टिकुलर जगह पे ही कवर कर पाएंगे। जैसे हम लोग अगर वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल के हर एक लोगों से भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा हम लोग वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है। जैसे मान लो कोलकाता में है, अब क्या पूरे कोलकाता के लोगों के ऊपर सर्वे करना एक मतलब पॉसिबल होगा? नहीं, तो हमें पार्ट पार्ट में सर्वे करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने एरिया से सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो केष्टपुर में सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एरिया जो है केष्टपुर है, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने ऐसे किसी जगह पे जाके सर्वे करना स्टार्ट हुआ जहां पर मैक्सिमम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने लिया है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोला नहीं लिया, तो हम लोगों ने ये कंक्लूजन ले लिया कि मैक्सिमम लोगों ने जो है वैक्सीन नहीं लिया है। लेकिन ये अगर, क्योंकि ये सैंपल बेस्ड है, तो इससे हमारा कंक्लूजन गलत आ सकता है। हम लोगों ने ऐसे जगह पे सैंपल लिया, ऐसे लोगों पे सर्वे किया जहां पर मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिया, तो हम लोगों ने कंक्लूजन ले लिया कि इंडिया के मैक्सिमम लोगों ने, या फिर कोलकाता के मैक्सिमम लोगों ने, या फिर एटलीस्ट केष्टपुर के मैक्सिमम लोगों ने जो है वैक्सीन नहीं लिया। लेकिन देखा जा सकता है कि वो एरिया में ही ऐसा प्रॉब्लम है, बाकी एरिया में नहीं है, ठीक है। तो जब सैंपल बेस्ड कंक्लूजन होता है तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है। तो सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन आर यूज्ड, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग अगर हो जाता है तो इम्प्रॉपर रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, जैसे मान लो वैक्सीन लगाने के पहले वहां पर भी एक जो है सर्वे किया गया। पहले कुछ लोगों पे जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है, कि ऐसे ही आम जनता पे पहले जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है। पहले कुछ लोगों पे जो कि अपने मर्जी से कभी कभी आते हैं, ठीक है, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, मतलब वो आते हैं अपने पर जो है वैक्सीन का टेस्ट करवाते हैं कि ठीक है मेरे ऊपर टेस्ट कीजिए कुछ हो रहा है कि नहीं, तभी जाके जो है नॉर्मल पूरे लोगों को मिलता है, ठीक है। वैक्सीन ऐसे ही नहीं कि दे दिया, पहले टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि इंसान को कुछ तकलीफ हो रहा है कि नहीं, और इसके लिए कुछ लोगों पे सर्वे किया जा सकता है, मतलब ऐसे नॉर्मल लोगों पे नहीं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मर्जी से इस काम में डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने ऐसे कुछ लोगों पे कर दिया जिनका पहले से कोई बीमारी था, ठीक है, इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया और उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया या डेथ वगैरह हो गया मान लो, ठीक है। तो क्या हम लोग बोलेंगे कि वैक्सीन लगाने से सभी का कुछ हो जाएगा? ऐसे लोगों को लग रहा था ना, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही चीज, तो सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन अगर होता है, हम यही बताना चाह रहे हैं, अगर इम्प्रॉपर सैम्पलिंग हुआ मतलब नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि पूरा चीज ही नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने सैम्पलिंग सही से लिया या नहीं लिया, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का एक दूसरा जो है
लिमिटेशन। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या क्या हो गया, तुम लोग को क्या क्या याद रखना है। पहला बात है, इंडिविजुअल डेटा पे काम नहीं करता है, सिर्फ जो है एग्रीगेटेड डेटा पे ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझाया। और दूसरा मैंने बोला कि क्वांटिटेटिव डेटा पे डायरेक्ट काम करेगा, क्वालिटेटिव पे भी करेगा, बट उसे क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ एक ट्रांसफर का जरूरत है। प्रोजेक्शन जो है, मतलब फ्यूचर का प्रोजेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, कंडीशन और एजम्पशन पे ही ना करते हैं। जैसे मान लो से देख के बोलेंगे कि अगर आज जो है मतलब क्या मतलब वेदर कंडीशन है, वो देख के ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हम लोगों का जो है वो हमेशा कंडीशन और एजम्पशन पे होता है। अभी मान लो थोड़ा बादल है, तो हम बोल रहे हैं कि बारिश हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा बहुत ज्यादा धूप निकल गया और बारिश होने वाला कुछ कंडीशंस है ही नहीं, तो फिर मेरा प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा। तो वही चीज हो रहा है कि प्रोजेक्शन तो हमेशा कंडीशन और एजम्पशन पे होता है, और अगर कंडीशन एजम्पशन ही बदल गया तो फिर प्रोजेक्शन तो फेलियर हो ही जाएगा। तो अगर ऐसे बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स का हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो स्टैटिस्टिक्स इस पे हमें कुछ नहीं कर सकता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में फेलियर है इस बात पे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर सैम्पलिंग देखा, अगर हम लोगों ने सैम्पलिंग ही जो है सैम्पलिंग कंक्लूजन सोच रखा है, सैम्पलिंग ही गलत कर लिया, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर रिजल्ट निकल के आ सकता है। ये हम लोग का जो है 4 लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेटा का कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से डेटा कलेक्शन होता है, तो देखो अभी हम लोग मेन पार्ट में जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया स्टैटिस्टिक्स सेंस में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में हम लोग पढ़ते हैं कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन, कैसे डेटा कलेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन, और दूसरे चैप्टर्स में हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे। तो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो देखो डेटा जो है, यहाँ पर सबसे पहले डेटा कलेक्शन के पहले हम लोग एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स होता है इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी origin of word vary। ठीक है, वैरी से वेरिएबल बात आता है, मतलब जो चीज चेंज होता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वेरी हो जाना। और ये वेरिएबल्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं क्वांटिटी में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे देयर इज 2 टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स 2 तरीके का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, व्हेन ए वेरिएबल assume a finite or countably infinite number of isolated value। ठीक है, समझा देंगे। और कंटिन्यूअस वेरिएबल, अच्छा इस पे एग्जांपल भी लिख लो, फिर उसके बाद जगह नहीं मिलेगा, नहीं तो इसके नीचे लिख लेते। चलो एग्जांपल भी लिख लो, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड आउट ऑफ 100, number of road accident in locality, etc। अच्छा, कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब लिखते हैं, उसके बाद इसका भी एग्जांपल लिखेंगे। व्हेन
a variable assume any value from a given interval. ब्रैकेट में लिखो also be in decimal comma fractions. Example, height, weight, sale, प्रॉफिट, एटसेट्रा। ठीक है, पहले समझाते हैं, देखो ये क्या है। तो वेरिएबल्स जो है एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल में मैंने जो एग्जांपल्स लिया इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में यहाँ पर लिखते हैं एक बार, डिस्क्रीट डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड आउट ऑफ 100। ठीक है, यहाँ लिखा वेट ऑफ ए पर्सन। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 100 में से कितने लोग पास कर गए, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 100 में से जो है 76 लोग पास किए, या फिर बोल सकते हैं कि 79 लोग पास किए, या फिर बोल सकते हैं कि 96 लोगों ने पास कर लिया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी पर्सन का वेट देखते हैं, ठीक है, अब मान लो उनका वेट हम लोग ऐसे देख रहे हैं, उनका वेट 54 हो सकता है, 55 हो सकता है, 56 हो सकता है। ठीक है, एक पर्सन जो है उनका हम लोग वेट देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं उनका वेट 54 हो सकता है, 55 हो सकता है, 56 हो सकता है। 100 में से कितने स्टूडेंट पास किए हम लोग, हो सकता है 76 लोग पास किए, हो सकता है 79, हो सकता है 96 लोग पास किए। अच्छा, अब इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखो हम लोग यहाँ पर वेट में ये बोल सकते हैं कि ये जो पर्सन है इनका वेट 54 के बाद 55 भी होगा या 56 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इनका वेट 54 से लेके 55 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इनका जो वेट है 54 से लेके 55 के बीच में भी कोई डेटा हो सकता है, या 55 से लेके 56 के बीच में भी कोई डेटा हो सकता है। जैसे मान लो ये अपना जो है वेट बोल रहा है कि 54 से 55 के बीच में है, तो 54 से 55 के बीच में कोई भी वैल्यूज जो है हो सकता है। जैसे मान लो 54 केजी 100 ग्राम, 54 केजी 150 ग्राम, 54 केजी 500 ग्राम, बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिस वेरिएबल कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 54 से 55 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। अगर कोई अपना वेट बोल रहा है कि मेरा वेट 54 से 55 के बीच में, तो इसमें काफी सारे वैल्यूज हो सकते हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि 100 में से कितने लोग पास किए हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 76 से 79 के बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे 76.9 स्टूडेंट पास कर गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इफ it can't have any value between 76 and 79। ठीक है, सपोज इसके बीच में कोई और नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का डिस्क्रीट का एग्जांपल हुआ, ये हम लोगों का वेट का एग्जांपल हुआ। वैसे ही देख लो, वेट के जगह अगर ये हाइट हो जाता, ठीक है, हाइट ऑफ ए पर्सन, सपोज ये हो जाता हाइट ऑफ ए पर्सन, तो हाइट का भी हम लोग मेजरमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि हाइट जो है 5 से लेके
6 फीट के बीच में, ठीक है, या फिर 7 फीट के बीच में, तो कुछ भी आ सकता है। हाइट का जो है मेजरमेंट, इसके बीच में बहुत सारे डेटा आ सकता है। या फिर मैंने यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पास लिया है, इसके अलावा और एक एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स जो लिखा हुआ है वहां पर वही लेते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, ठीक है, एक फूल के अंदर कितने सारी पंखुड़ियां है, ठीक है। अब एक फूल में मान लो यहाँ पर फूल में 1 से लेके 5 तक पंखुड़ियां है, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि या फिर मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 लिख दी, ठीक है, तो 1 से लेके 10 के अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं हो सकता, या तो एक पंखुड़ी होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ठीक है, या तो फिर 5, ठीक है, या 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके का हो सकता है। एनी वैल्यू नहीं हो सकता है, लेकिन ये हाइट के केस में कोई भी वैल्यू हो सकता है, वेट के केस में कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है। जो भी होगा प्रॉपर जो है इंटीजर वैल्यू में होगा। जैसे 76 स्टूडेंट पास किया, या तो इसके बाद 77 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है, इसके बाद 78 ही आएगा, उसके बाद 79 आएगा। उसी तरीके से अगर फ्लावर वाला भी केस देखो, तो अगर हम लोग 5 ही ले लेते हैं, समझने में आसानी होगा, तो इसके बाद 5 पंखुड़ी आएगा, 1 2 3 4 5। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 2.5 पेटल्स है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पंखुड़िया कभी पॉइंट में हो नहीं सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास किए वो कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास किए। तो इसका मतलब अब जो है डेफिनेशन पढ़ के देखो, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का। पहले कंटिन्यूअस बोलते हैं, व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स एनी वैल्यू फ्रॉम ए गिवन इंटरवल। अगर कोई इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू जो है कोई वेरिएबल एज्यूम कर सकता है। वेरिएबल मतलब मेजर करने का क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला वेट, वेट कैसे मेजर होता है केजी में, हाइट कैसे मेजर होता है सेंटीमीटर में होता है, फीट में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया वेरिएबल, ठीक है, क्वांटिटी मेजर करने के लिए। तो बोल रहा है अगर कोई वेरिएबल किसी एक रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू को ले सकता है, कोई भी वैल्यू को, तो हम से बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअसली कोई भी वैल्यूज हो सकता है। इसको हम लोग ना फ्लोटिंग भी बोल, सॉरी फ्लोइंग वैल्यूज भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस को ना हम लोग फ्लोइंग वैल्यू बोल सकते हैं। फ्लोइंग मतलब ये जो है रुकेगा नहीं, ठीक है, मतलब यहां से ये देखो ये फ्लो करते जाएगा, यहाँ कोई पर्टिकुलर हमें वैल्यूज नहीं लेना है। जैसे 76 के बाद 77 ही होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, फ्लोइंग कोई भी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में हम लोग अगर कोई भी वैल्यूज को एज्यूम कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। और ये डेसिमल या फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। जैसे कि किसी का वेट जो है ऐसा हो सकता है 54.500, ठीक है, मतलब 54 किलो 500 ग्राम ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में when a variable assumes a finite or countably infinite number of isolated values, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई वेरिएबल्स एज्यूम कर रहा है फाइनाइट आइसोलेटेड वैल्यूज, इनफाइनाइट वाला भी हम बताएंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट हुआ भी तो वो काउंटेबल ही है, वो हम लोग दूसरे एग्जांपल से देखेंगे ये वाला चीज क्या होता है। अभी इतना ही समझो कि अगर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगा, 76 के बाद 77 78 मतलब ये आउट ऑफ 100 स्टूडेंट मतलब 1 से लेके 100 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 100, बीच में कोई भी वैल्यूज नहीं आ सकता है। मतलब ये हो गया एक फाइनाइट 1 से लेके 100, मतलब 100 ही वैल्यूज होंगे और कुछ नहीं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला केस कर रहे हैं, तो ये हो गया ए फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, ठीक है। ये कैसे वैल्यूज हो जाएंगे, आइसोलेटेड वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जहां पर वैल्यूज जो है वो फाइनाइट होगा, मतलब फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। जैसे 54 से 55 के बीच में कोई वैल्यूज हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट जैसा हुआ ना, लेकिन ये क्या है फाइनाइट। अगर हमें बोले 1 से 100 के अंदर कितने बच्चे जो है पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके ही काउंट करेंगे, यहाँ पर कुछ इनफाइनाइट फिगर नहीं आएगा। जैसे 76 के 79 के बीच में यही 2 नंबर आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो दैट इज फाइनाइट, ठीक है। और सब आइसोलेटेड वैल्यूज होंगे। आइसोलेटेड वैल्यूज का मतलब हो जाता है कि जैसे ये देखो 77 उसके बाद 70 उसके बाद 79, ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें फ्रैक्शन वाला या पॉइंट वाला वैल्यूज आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड वैल्यूज। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का कंटिन्यूअस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर देखो
और एक पॉइंट लिखा हुआ है काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है, मतलब फाइनाइट तो है, अभी अभी हम लोगों ने समझा, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट क्या है वो हम लोग समझेंगे, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में समझेंगे, ठीक है। वो पॉइंट को भी रहने दो, अभी इसी से रिलेटेड अभी जो सीखा है उससे कुछ पॉइंट सीखते हैं। जैसे देखो, हम लोग अगर यहाँ पर किसी का एज देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे देखो एज ऑफ ए पर्सन, ठीक है, ये जो है ये हम लोग का कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा कि ये हम लोगों का डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी का एज अगर है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ऑफ ए पर्सन, ये मेनली देखो टाइम का मैटर होता है, ठीक है। अगर आज किसी का एज 20 है तो कल उसका 21 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मान लो यहाँ पर ये मैंने एक इंटरवल ले लिया, तो 20 से 21 के बीच में ये जो है इनका एज कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर किसी को देख के ऐसा लगता है कि इनका एज 20 से लेके 21 के बीच में है, तो 20 से 21 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 20 इयर्स जो है 1 मंथ, 20 इयर्स 6 मंथ्स, ठीक है, ऐसा तो हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो किसी पर्सन का एज जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। क्यों होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि मान लो हमें किसी को देख के लग रहा है इनका एज 20 से 21 के अंदर है, तो 20 से 21 के अंदर क्या कुछ वैल्यू हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं, हाँ बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है कि उसका बर्थडे कल ही गया तो 20 साल 1 दिन, ठीक है, फिर उसके बाद या फिर 20 साल 3 महीना, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी वैल्यूज आ सकता है ना, तो ये हो जाता है हम लोगों का कंटिन्यूअस वेरिएबल। अच्छा, अब और एक एग्जांपल देखते हैं, देखो मनी, ठीक है, पैसे के केस में अगर पैसा हम लोग का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका आंसर अलग आएगा, और अगर कॉमर्शियली देखे तो इसका आंसर अलग आता है। देखो क्या होता है, अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, और अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। ऐसा क्यों, जैसे देखो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये क्यों डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, एक एग्जांपल देने से समझ जाओगे। जैसे मान लो सैलरी ऑफ ए पर्सन, ठीक है, तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें आइसोलेटेड वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है, फाइनाइट आइसोलेटेड वैल्यूज। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा जो है वो डिस्क्रीट इसीलिए होता है, जैसे किसी पर्सन को अगर सैलरी मिल रहा है, ठीक है, तो उनका सैलरी जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कोई किसी को सैलरी बोल रहा है, कहीं पर तुम लोग इंटरव्यू देने गए और सैलरी बोला जा रहा है कि आपका सैलरी का जो स्केल है वो कुछ ऐसा रहेगा 10,000 से लेके 20,000, ठीक है, 10,000 से लेके 20,000 ऐसे बोल रहा है। तो ऐसा नहीं कि 10,000 से लेके 20,000 के अंदर हमारा, मतलब ऐसा नहीं होगा, सॉरी, एग्जाम्पल देखो ऐसा होना चाहिए, सैलरी ऑफ ए पर्सन, किसी को अगर हम लोग सैलरी बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि 10 से 20,000 के बीच में कुछ भी वैल्यूज होगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना। हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेटेड, मतलब अगर किसी का पे स्केल ऐसे मान लो आपका सैलरी 2 साल में 10 से 20, तो 10,000 अब मान लो बता दिया कि कितना परसेंट करके बढ़ेगा। तो अभी मान लो जैसे, या फिर और एक चीज भी देख सकते हो, जैसे मान लो अभी 10,000 है सैलरी, जब स्टार्टिंग होगा 10,000 और आपका हर बार इंक्रीमेंट हो जाएगा 1,000 रुपए करके, तो नेक्स्ट ईयर 11,000, फिर 12,000, फिर 13,000, फिर 14,000, ऐसे करके होगा। तो कुछ भी वैल्यूज एजम्पशन हम लोग नहीं कर सकते, एक प्रॉपर इंक्रीमेंट वे में हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पैसा हम लोगों का डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ठीक है, जहां पर हम लोग कोई भी वैल्यूज को एजम्पशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंटिन्यूअस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे टर्नओवर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, एक कंपनी अपना टर्नओवर जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के तौर पे देखती है, मतलब मान लो उनका पैसे में अगर टर्नओवर देखना चाहे कि लास्ट ईयर मान लो जो है सेल हुआ था, या फिर मान लो प्रॉफिट हुआ था 1 करोड़, फिर हुआ 1 करोड़ 5 लाख, इस तरीके से कोई भी वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पैसे को पर्सनली देख रहे हैं, जैसे किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, तो उस केस में वो हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई रेंज में कोई भी वैल्यूज पे कर देंगे। तो ये होता है
कि पैसे के केस में हमें ये याद रखना चाहिए, अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, और अगर हम लोग कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। क्योंकि सैलरी का मेजरमेंट हम लोग कभी इस तरीके से कोई भी वैल्यूज एज्यूम करके नहीं कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगा, ठीक है। लेकिन कोई कंपनी का कितना इनकम है वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकता है, रेंज के अंदर कोई भी वैल्यूज हो सकता है। कि कंपनी अगर बोल रही है मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर होता है, तो इसमें हम लोग कोई भी वैल्यूज एजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में कोई भी वैल्यूज को एजम्पशन कर सकते हैं, तो ये हम लोग का कॉमर्शियल हो जाएगा। अच्छा, अब कि ये पैसा जो है ये कंटिन्यूअस क्यों होता है, इसका और एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट पर हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट। हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका कॉस्ट कितना है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कि देखो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसके लिए हमें उससे रिलेटेड मटेरियल का जरूरत होगा, कि हम लोग वो मटेरियल खरीद के लेके आएंगे मार्केट से। जैसे मान लो फर्नीचर का बिजनेस है, तो मार्केट से क्या खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल जो है वुड हो जाएगा, लकड़ी। मान लो अगर लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, तो रॉ मटेरियल हो गया। जैसे मान लो रॉ मटेरियल है 10,000 का, ठीक है। अब उस लकड़ी को जो है फर्नीचर बनाने के लिए हमें कारपेंटर का जरूरत होगा, उनको हम लोग क्या देंगे, वेजेस देंगे। मान लो वेजेस दिया 5,000 रुपए, ठीक है। और कुछ अदर एक्सपेंसेस हो गए 3,500 का, तो टोटल कितना खर्चा हो गया, टोटल खर्चा हो गया 18,500 का, ठीक है। और कितने हम लोगों ने फर्नीचर बनाए, तो नंबर ऑफ फर्नीचर, सपोज हम लोगों ने बनाया 60 पीसेस, ठीक है। तो कॉस्ट पर फर्नीचर कितना हो जाएगा, मतलब एक फर्नीचर बनाने का खर्चा कितना है, उसे हम लोग बोलते हैं कि मतलब कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो 18,500 डिवाइडेड बाय 60 करके हम लोग चेक करके देखते हैं। देखो कैसा आंसर आया, देखो कंटिन्यूअस में आ गया 308.333, ठीक है, 308.33, ठीक है। ये हम लोग का फ्रैक्शन या डेसिमल जो भी बोलो, ठीक है, ये डेसिमल में आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस जो है वो नॉर्मली डेसिमल या फ्रैक्शन में होता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो पैसा जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल बन जाता है, और अगर हम लोग पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हम लोगों का डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएबल का जो मैंने एग्जांपल लिखवाया, ये देखो यहाँ पर हाइट, वेट, ठीक है, सेल, प्रॉफिट, और इसके साथ हम लोग यहाँ पर और एक एग्जांपल भी ऐड कर देते हैं, मनी इन केस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर हम लोग पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने टाइप्स का वेरिएबल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो ये भी काफी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर ऑफ ए बेबी, नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, कलर ऑफ ए फ्लावर, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे किसी एक बच्चे का जेंडर, ठीक है, किसी एक पर्सन का नेशनलिटी, किसी एक फूल का रंग, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी चीज का, और इसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अच्छा, अब बस इतना ही याद रखना है, व्हाट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, जो क्वालिटेटिव डेटा है। इसका मैंने ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेटा। डेटा हम लोग का दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो
नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन shown as नंबर। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग नंबर में दिखाते हैं, ठीक है। डेटा का मतलब मेनली वही होता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसे हम लोग नंबर में दिखा सकते हैं उसे ही बोला जाता है डेटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटा जो है दो तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है, ये देखो, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है, प्राइमरी यानी पहला, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, बताते हैं। और सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स और एजेंसी। देखो इसका मतलब क्या है। डेटा का मतलब हो गया मेनली क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब जो नंबर में होता है उसे हम लोग डेटा बोलते हैं। दो तरीके का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई डेटा कलेक्ट होता है किसी भी मैटर में तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। कलेक्ट कैसे किया जा सकता है, अगर कोई किसी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है तो वो पर्सन खुद कलेक्ट कर सकता है। अगर खुद नहीं कर पाता है तो ऐसे बहुत सारे एजेंसी है जो कि डेटा कलेक्ट का ही काम करते हैं, उनके हेल्प से भी कलेक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी बारे में फर्स्ट बार डेटा कलेक्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को जब हम लोग रिकलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स और एजेंसी, मतलब ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है, उसका यूज हम लोग कर रहे हैं। अब कहाँ कलेक्टेड रह सकता है, बहुत सारी जगह पे आज के डेट पे गूगल वगैरह करोगे तो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। विकिपीडिया में मिलता है, कोई बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब किस बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स और एजेंसी, मतलब यूज्ड बाय मतलब पहले से कलेक्टेड है, उस डेटा का यूज किया जा रहा है किसी एनालिसिस के लिए, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्ट कैसे कैसे किया जा सकता है, मतलब कितने सारे तरीका है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। तो यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड हो जाएगा हम लोग का इंटरव्यू मेथड। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट मेथड होगा इंटरव्यू मेथड। ये मेथड क्या है, नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें किसी के बारे में कोई डेटा कलेक्ट करना है तो हम लोग अगर जरूरत हो तो उस पर्सन के पास जाके उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, तो दैट इज द इंटरव्यू मेथड। और कुछ नहीं, जो नाम है, जो तुम लोग को नॉर्मली इस बारे में नॉलेज है वही चीज है। हम लोगों को किसी बारे में अगर पहले पता करना है तो अगर हम लोग जाके इंटरव्यू करते हैं उसका, तो ये हो जाएगा इंटरव्यू मेथड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखो अगर हम लोग नेचुरल कैलेमिटीज जो होता है, जैसे मान लो कहीं पर स्टॉर्म आने वाला है, फ्लड होने वाला है, तो रिपोर्टर लोग डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच के जो है रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और वहां पर आसपास के लोगों को पूछना स्टार्ट करते हैं कि आप लोग बताइए कि कितने बजे तूफान आया, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। कितने लोगों को जो है दूसरे जगह पे जो है सुरक्षित जगह पे ले जाया गया, ठीक है। इस तरीके का जो है इंटरव्यू होते रहता है ना, तो वो हो गया हम लोगों का इंटरव्यू मेथड, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी ये जो मैंने मेथड बताया ये होता है पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड में भी तीन मेथड होता है, ठीक है। इसमें लिखते हैं, इसमें तीन मेथड होता है, पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोन
इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोन इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा, ये सब में फर्क देख लो क्या होता है। पर्सनल इंटरव्यू जो मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया कि डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट मतलब जो इस बारे में रेस्पॉन्स कर सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल कैलमिटी, डोर टू डोर सर्वे, ठीक है। तो ये देखो, पर्सनल इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली जो रेस्पॉन्स दे पाएंगे उनके पास जाके उनको पर्सनली इंटरव्यू उनसे ले सकते हैं। जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया, कहीं पर जो है आंधी तूफान आ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, रिपोर्टर लोग जाके वहां पर पर्सनली इंटरव्यू करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो इस बारे में बता सकता है। कौन बताएगा, वहां पर जो लोग रहते हैं वही बता पाएंगे, ठीक है। डोर टू डोर सर्वे का मतलब, जैसे देखो क्या होता है कि किसी भी मैटर में देखो, जो है गवर्नमेंट की तरफ से डोर टू डोर सर्वे हो सकता है। जैसे मान लो ये कभी कभी क्या होता है, डेंगू वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो फिर जो है सर्वे करने लोग आते हैं, आके पूछते हैं क्या किसी को इस एरिया में, मतलब जैसे मान लो हमारे फ्लैट में भी आते ही रहते हैं, ठीक है, मतलब बिल्डिंग में पूछते रहते हैं कि किसी को भी क्या डेंगू रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब किसी को डेंगू वगैरह हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीजों को पूछ के जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा ऐसे भी सर्वे होता है, जैसे मान लो कि कहीं पर अगर वाटर स्टोरेज वगैरह है तो वो भी वो चेक करते हैं कि कहीं वहां पर मच्छर वगैरह ज्यादा तो नहीं हुआ है। तो डोर टू डोर सर्वे, उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसका वो सर्वे करते हैं जाके, ठीक है। तो ये होता है पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब है कि अगर हम लोग जिनसे डायरेक्टली पूछने से हमें पता चलेगा, डायरेक्ट रेस्पोंडेंट के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम लोग इनडायरेक्टली किसी और से इंटरव्यू कर सकते हैं। जैसे कि देखो, जब कभी ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ट्रेन बहुत रिमोट एरिया से जाता है, जंगल से भी जाता है, मान लो जंगल के अंदर हुआ, अब रिपोर्टर चाहे तो वहां पर जल्दी से पहुंच नहीं सकता है, पहुंच जाएगा, जल्दी से नहीं पहुंच सकता है। ऐसा अगर सिचुएशन है तो फिर वो क्या कर सकता है, इनडायरेक्टली इंटरव्यू करना स्टार्ट कर सकता है। किससे करेगा, एसोसिएट पर्सन के साथ। जैसे मान लो कि दो रिमोट एरिया के रेल स्टेशन के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर वो क्या कर सकता है, स्टेशन मास्टर से पूछताछ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकता है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू नॉर्मली लोग कब करते हैं, जब उस जगह पे जाना या फिर पहुंच पाना उतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे व्हेन रीचिंग टू पर्सन इज डिफिकल्ट, वी कैन कॉन्टेक्ट एसोसिएटेड पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल, रेल एक्सीडेंट, यही सब एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो एमसीक्यूज होगा ना, तो यही सारे एग्जाम्पल पे नॉर्मली बेस्ड है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में भी आते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और दूसरा हो गया, लास्ट तीसरा हो गया टेलीफोन इंटरव्यू, मतलब फोन करके इंटरव्यू लेना, ठीक है, जिसपे जो है सबसे फास्ट होता है। क्योंकि देखो, कहीं पर पहुंचना या फिर कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो रिलेटेड पर्सन को पूछना, तो मतलब हम लोग बेसिकली स्पॉट में तो जा ही रहे हैं ना। अब स्पॉट में नहीं पहुंच पा रहे तो क्या हुआ, उससे कुछ दूरी पे रह के भी तो हमें इंटरव्यू करना पड़ रहा है, बट टेलीफोन में हमें उस प्लेस पे नहीं पहुंचना पड़ता है, हम लोग ऑफिस में या जहां से इंटरव्यू कर रहे हैं वहां से बैठ के भी पूछ सकते हैं। तो ये जो है, ये सबसे जल्दी होता है, लेकिन रेस्पॉन्स भी कम मिलता है। बताते हैं, देखो क्या होता है, ओवर फोन, ठीक है। टेलीफोन इंटरव्यू मतलब फोन में इंटरव्यू कर रहे हैं, क्विक एंड नॉन रेस्पॉन्सिव, ये काम तो बहुत जल्दी हो जाता है बट नॉन रेस्पॉन्सिव होता है। क्यों, क्योंकि किसी को सामने जाके उनसे बात करने का मतलब अलग हो जाता है कि ठीक है, किसी को सामने जाके हम लोग पूछेंगे तो फिर वो बता ही देगा। अब टेलीफोन पे रेस्पॉन्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, प्रॉपर आंसर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यू करते वो ज्यादा जो है हम लोगों का फ्रूटफुल होता है, ठीक है। तो फोन में क्विकली तो काम हो ही जाएगा, लेकिन रेस्पॉन्स प्रॉपर मिलना मुश्किल होता है। कभी कभी हो सकता है कि हम लोगों ने जिसको फोन किया इंटरव्यू के लिए, उन्होंने
किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स करना जरूरी नहीं समझा, तो फिर हम लोग का नॉन रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया इंटरव्यू मेथड। अच्छा, अब इसमें हम लोग कुछ, अच्छा इस पे काम करते हैं, यहाँ पर ये बीच में ही लिख देते हैं इंटरव्यू मेथड, इसका आगे और कुछ नहीं करने का जरूरत है। यहाँ पर तुम लोग लिख लियो तो कोई बात नहीं, रहने तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरव्यू मेथड, ठीक है, इसमें इतना ही लिखो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ये जो जगह बचा हुआ है ना यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेबल में, तुम लोग नीचे भी लिख सकते हो, अपने कॉपी के नीचे भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, पैरामीटर, यहाँ पर लिखेंगे पर्सनल, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में यहाँ लिखते हैं पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोन। यहाँ लिखेंगे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में लिखेंगे एक्यूरेसी, कवरेज और नॉन रिस्पॉन्स। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पर्सनल एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है, हमें आंसर हाई या लो में देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो अगर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक्यूरेसी जो है वो सही, मतलब एक्यूरेसी हाई होगा। ठीक है, पर्सनली जाके इंटरव्यू करने से एक्यूरेसी हाई होने का चांसेस होता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू में एक्यूरेसी लो होने का चांसेस होगा, और टेलीफोन वाले में तो और भी लो होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग कवरेज का बात करते हैं तो टेलीफोन के थ्रू से इंटरव्यू में सबसे ज्यादा कवरेज कर सकते हैं, क्योंकि बैठे बैठे 10 लोगों को फोन करके आराम से पूछ सकते हैं, लेकिन स्पॉट में जाके मतलब इमीडिएटली 10 लोगों को जो है कवर करना उतना आसान नहीं है। तो टेलीफोन में अगर इंटरव्यू करेंगे तो कवरेज हाई होगा, बाकी दोनों केसेस में अगर देखें तो कवरेज हम लोग का लो होगा। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स जो है वो टेलीफोन वाले केस में नॉन रिस्पॉन्स होने का चांसेस हाई है, बाकी दोनों केसेस में लो है। अगर हम लोग जाके पर्सनली इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर एटलीस्ट इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी कर रहे हैं तो रेस्पॉन्स तो मिलेगा। ठीक है, रेस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हाई रेस्पॉन्स, नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस हाई है और बाकी दोनों केसेस में लो है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंटरव्यू मेथड जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड, जहां पर हम लोगों ने देखा कि कितने तरीके से हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है हाई और लो से हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन किया, जैसे कि एक्यूरेसी, कवरेज और नॉन रेस्पॉन्सिव फॉर द मेथड इंटरव्यू मेथड। ठीक है, फॉर इंटरव्यू मेथड के लिए हम लोगों ने ये देखा। अच्छा, इसके बाद इंटरव्यू मेथड के बाद जो मेथड हम लोग देखेंगे दैट इज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक जो है डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस रहेगा एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विथ प्रॉपर गाइडलाइन, जिसे फिल करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बना लिया किसी एक चीज को सर्वे करने के लिए, या फिर वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस रख दिए। जैसे तुम लोग देख सकते हो कि आज के डेट पे कहीं जाओगे कोई भी शॉप में या मॉल में, तो जाने के बाद मतलब सर एक फीडबैक दे दीजिए, और अगर मतलब सर या मैम जो भी हो, तो फीडबैक जब देने जाओगे तो देखना बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, स्टाफ बिहेवियर, पैसा, प्रोडक्ट का क्वालिटी। तो ये क्या है, क्वेश्चनियर है। ठीक है, एक गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन बना दिया उन्होंने और उसमें क्वेश्चनियर्स दे दिया है। अब हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को फिलअप करना है कि क्या हमें प्रोडक्ट क्वालिटी खराब लगा,
या फिर हमें स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा, और वहां पर स्टार का भी ऑप्शन होता है, स्टार देके भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टिक देके भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चनियर्स, ठीक है, एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ क्वेश्चंस बनाया हुआ है, हमें उसका आंसर देना है। तो वही चीज देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें क्वेश्चनियर मेथड्स को यूज करना है डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिन लोगों से हमें रेलिवेंट डेटा मिलेगा उनको हम लोग एक क्वेश्चनियर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चनियर का मतलब समझ में आया तुम लोगों को, कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विद प्रॉपर गाइडलाइन, और वहां पर ये भी लिखा हुआ रहता है कैसे उसे फिलअप करना है, ठीक है। फिर वो क्या, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आप लोग ये फिलअप करने के बाद इसे हमें मेल कर दीजिएगा, ठीक है। अब मेल जो है बाय पोस्ट भी हो सकता है, और जो है मतलब जो नॉर्मल ईमेल का बात करें वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल्ड का मतलब होता है, मेल्ड मीन्स बाय पोस्ट और ईमेल, ठीक है। ईमेल या बाय पोस्ट के थ्रू से जो है सेंड करना, ठीक है। और क्वेश्चनियर का मतलब होता है वेल ड्राफ्टेड, वेल ड्राफ्टेड प्लस प्रॉपरली सीक्वेंस्ड प्लस प्रॉपर गाइडलाइन। नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम। और इसमें नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने किसी क्वेश्चनियर मेल कर दिया सपोज, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोग सारे मेल को चेक करके या फिर नॉर्मल किसी भी मेल पे जो है हम लोग एंटर करके उसका आंसर दे, ठीक है। नॉर्मली हम लोगों को जो पता नहीं होता है, ठीक है, तो जो हमारा यूजेबल मेल एड्रेस नहीं होता है उसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं ना, मतलब बहुत सारे मेल तो रोज आते जाते हैं, ठीक है। क्या हम लोग सारी चीजों को प्रॉपरली देखते नहीं देखते, ठीक है। और अगर बाई पोस्ट में भेज रहा है तो हमारे पास मान लो आ गया कि किसी चीज के सर्वे के लिए आया, मान लो कोई प्रोडक्ट सर्वे के लिए आया, जरूरी थोड़ी ना हम लोग उसको पढ़ के लिख के उसका रेस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे, हो सकता है नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये उस ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है कि वो उसका आंसर देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो हाँ, हम लोग ऑप्शन ये रख सकते हैं, मेल क्वेश्चनियर मेथड हमारा होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, बट इसमें रेस्पॉन्स जो है उतना अच्छा नहीं मिलता है, नॉन रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं। ये कौन से केस में होगा, जैसे मान लो कि हम लोग कोई बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट के यूज से सबसे ज्यादा होता है, जैसे लोगों का हाइट चेक करना, लोगों का वेट चेक करना, ठीक है। ये सब होता है हम लोगों का ऑब्जर्वेशन मेथड। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डेटा कलेक्ट अगर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से करते हैं, डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट observation using instrument, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइट चेक, किसी का हाइट चेक कर रहे हैं, ठीक है, वेट चेक कर रहे हैं, ठीक है, वेट चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइट चेक करें, जैसे मान लो स्कूल कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहां पर हाइट चेक किया जाता है, ठीक है, कि कौन से लोगों को कौन से गेम के लिए हम लोग जो है अलॉटमेंट देंगे, तो हाइट चेक, ठीक है। या फिर मान लो कि कुछ मेडिकल कैंप आ रहा है, तो फिर वहां पर वेट चेक किया जाता है कि एज के हिसाब से वेट ओवर वेटेड है, अंडर वेट है, ठीक है। तो वो हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके डेटा कलेक्ट करते हैं, इसका जो मतलब जो इसका आउटपुट निकल के आता है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही लो कवरेज देता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है और लेबरस भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्दो मोर एक्यूरेट बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, लो कवरेज एंड लेबरस, ठीक है। ये एक्यूरेट होगा ही होगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, लो कवरेज है और लेबरस वर्क है।
अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट और एक मेथड देखते हैं, क्वेश्चनियर filled and sent by enumerator। ये क्या मेथड है? देखो, हम लोगों ने एक मेथड देखा था जहां पर हम लोगों ने देखा मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, मतलब हम लोग क्वेश्चन बना के मेल कर देंगे। अब मेल बाय पोस्ट हो सकता है, ईमेल के थ्रू से हो सकता है, लेकिन ये नॉन रेस्पॉन्सिव था, ठीक है, क्योंकि लोग इस पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग के पास और एक मेथड था जहां पर हम लोग इंटरव्यू करके मतलब इंटरव्यू करके डेटा कलेक्ट कर पा रहे थे। अब इंटरव्यू का ये 3 मेथड था। अब ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं, इंटरव्यू मेथड और मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का एक कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, दैट इज क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। इसमें क्या होता है, हम लोग एक इन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हैं। इन्यूमरेटर का मतलब हम लोग एक क्वेश्चनियर तो बना लेंगे, लेकिन उसे मेल नहीं करेंगे, मतलब पोस्ट या ईमेल के थ्रू से नहीं भेजेंगे, एक पर्सन को भेज देंगे, बोलेंगे आप जाओ और आप ये क्वेश्चन लोगों से पूछ के उसको फिलअप करके लेके आओ। मतलब 5 लोग बैठ गए, यहाँ 5 लोग हैं, इन पे सर्वे किया जा रहा है, ठीक है, मान लो ये 5 लोग आए, इन पे सर्वे किया जा रहा है, ये है इन्यूमरेटर। इनके हाथ में एक क्वेश्चनियर है जहां पर पूरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्वेश्चन बना हुआ है। ये लोगों से उस क्वेश्चन को पूछेंगे और जो आंसर मिलेगा उसको फिलअप करते जाएंगे, ठीक है। मतलब इंटरव्यू मेथड भी हुआ, ये इंटरव्यू की तरह ही हो रहा है, और ऊपर से क्वेश्चनियर बने हुए हैं, तो दोनों को मार्च करके क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर ये मेथड किया गया। ये ऐसे क्यों किया गया? क्योंकि लोगों को सिर्फ मेल कर देने से क्वेश्चनियर लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है, और सभी को जाके इंटरव्यू जो है वो हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरव्यू करते करते क्या होता है कि हम लोग क्या पूछना चाहते हैं और कुछ और ही पूछ लेते हैं। मतलब बातों बातों में ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ पूछना था और बात कहीं से कहीं घूम गया। तो अगर हम लोग क्वेश्चनियर बना के लेके जाएंगे तो हम लोगों को जो भी मेन आंसर्स का जरूरत था सभी के लिए हमें एक जैसे क्वेश्चन पे आंसर मिलेगा, ठीक है। इससे हमारा सर्वे जो है बहुत अच्छा होगा, ठीक है, हम लोग सर्वे आराम से कर पाएंगे। नहीं तो बात करते करते क्या होता है, हम लोगों ने पहले पर्सन को जो क्वेश्चन पूछा, हो सकता है दूसरे पर्सन को कुछ और पूछ लिया या फिर कुछ कम पूछ लिया, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर ये वाला प्रोसेस लाया गया, ठीक है। तो इसमें देखो रूल्स क्या है, मतलब किस तरीके से होगा, पहले लिख देते हैं इन्यूमरेटर कौन होता है। इन्यूमरेटर्स का हो गया पर्सन्स हु डायरेक्टली interact with respondent and fill the questionnaires, ठीक है। और बी में लिखेंगे जनरली यूज्ड इन केस ऑफ सर्वे, ठीक है। अगर हमें सर्वे करना है किसी चीजों पे, ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट का सर्वे करना है या फिर किसी और चीज का भी हो सकता है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी हमें, जैसे मान लो प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या लग रहा है, ठीक है, या फिर जो भी हम लोग डिमांड पता करना चाह रहे किसी भी तरीके से, तो जो भी क्वेश्चनियर बना रहे उसको हम लोग फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्शन का जो भी मेथड्स था, ठीक है। तो एक हो गया इंटरव्यू मेथड, ये पॉइंट ए लिख लो, ये पॉइंट बी लिख लो, ये सी लिख लो, ठीक है, और ये डी। तो इसमें से लेकिन हमें जो है एमसीक्यूज आते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होगा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे, आज और नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ चैप्टर में थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं।